अच्छा जी, ओके, सो little discussion about research papers, उसके बाद then we move on to the plagiarism या unethical means इनको हमें देखना चाहिए. So once we start writing research paper, so if I remember correctly, मैंने आपको पहले बताया था कि research papers में वो आपके thesis के अंदर से extract होते हैं. You write your thesis, you present your thesis, और उसको आप evaluate करते हैं आपके thesis को आपके local और international evaluators दे. You present your work, defend your thesis. Probably before that time, once you are defending your thesis, you have some time limit in जिसके दरमियान आप कुछ content extract कर सकते हैं अपने thesis के अंदर से और एक research paper लिख सकते हैं. Research paper जो है वो बिल्कुल similar lines पे लिखा जाता है जिस तरह से thesis लिखा जाता है, वही same content या same sections होते हैं on a compact scale. अगर आप 10 स्केल पे आप लिख रहे हैं अपना thesis, तो मे बी आप on the scale of 3 to 4 लिखेंगे आपने रिसर्च पेपर. By 3 to 4 I mean कि आप कॉम्पैक्ट करेंगे उसी कंटेंट को रिड्यूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम लफ्जों में ज्यादा बात करें. और यही वजह है कि जब आप भी रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत डिटेल्स नहीं मिलती हैं, आपको डिटेल्स के लिए खोलनी पड़ती हैं चीजें. और उस पर हमने कहा था कि डिटेल को सीखने या समझने का तरीका ये होता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे एक रिसर्च पेपर को, उतना ज़्यादा उसके अंदर से कंटेंट जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें इसमें हम गाहे बगाहे कवर करता रहा हूँ मैं कि किस कंटेंट पे कितना जोर देना है. मैं यहाँ पे भी फोकस करूंगा कि जो ऐसी चीज़ें जो हमने शायद नहीं देखी अब तक और उसको देखने की ज़रूरत है. ओके, सो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर हमने चीज़ें देखनी होती हैं. और इसी को हम वन बाय वन थोड़ा सा गौर करेंगे कि किस तरीके से इसको हमने लेके चलना है. डेफिनेटली जब आपने क्वालिटी रिसर्च पेपर लिखना है तो उसके लिखने से पहले रीजनेबल प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में कैसे लिखूंगा. प्रिपरेशन से मुराद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. फिर अपने आर्टिकल के अंदर क्या कंटेंट इंक्लूड करना है, अपने लैंग्वेज और टेक्निकल डिटेल्स किस तरह की होनी चाहिए. Then there is a content on revisions and response to reviewers. Once you write a research paper, submit it. मैंने आपको बताया था कि जर्नल पेपर्स के अंदर आपको रिव्यूअर्स के कमेंट्स मिलते हैं जिनको आपने फिर एड्रेस करना होता है. और then you have to resubmit. There could be a decision with major revisions once first submission is completed. You are asked to resubmit with major revision, or you are asked to resubmit with minor revisions, or you are accepted or you are rejected. There are 4 decisions by the journals mostly. कॉन्फ्रेंस पेपर में कितने फैसले होते हैं? कॉन्फ्रेंस पेपर जब सबमिट होता है तो क्या डिसीजन किस तरह के आ सकते हैं? इट्स अ बाइनरी डिसीजन. इट्स अ बाइनरी रिव्यू प्रोसेस होता है. रिव्यूअर दोनों में होते हैं. रिव्यूअर नहीं, कम भी नहीं होता, सब वही होता है. बल्कि बाज़ औक़ात कॉन्फ्रेंस पेपर्स के रिव्यूअर्स ज्यादा होते हैं बनिस्बत जनरल रिव्यूअर्स के. इसकी कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कम होता है. डिसीजन जो है वो बाइनरी होता है. दोनों के प्रोसीजर यही है कि आप रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे, एक एसोसिएट एडिटर असाइन होगा, आपका एरिया स्पेशलाइज्ड जो बंदा है वो 3 से 5 रिव्यूअर्स को आपका रिसर्च पेपर भेज देगा फॉर रिव्यू. ठीक है, चाहे वो जर्नल का एसोसिएट एडिटर है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस का एसोसिएट एडिटर है. दोनों में एसोसिएट एडिटर या ट्रैक चेयरमैन होते हैं जो कि आपके एरिया के स्पेशलाइज्ड होते हैं. वो आपके और आपके अलावा कुछ और पेपर्स उसके पास जाएंगे, वो उनको उनके रिस्पेक्टिव एरिया एक्सपर्ट्स में फर्दर जो उसके जानने वाले हो सकते हैं या
उसको वो जर्नल या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स इंडिकेट कर सकते हैं कि ये एरिया, इस एरिया में लोग काम कर रहे हैं। वो उनको आपके पेपर रिव्यू के लिए भेजते हैं, रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज की बेस पे एसोसिएट एडिटर ये फैसला करता है कि इस पेपर को मैंने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है फॉर अ कॉन्फ्रेंस, और आइदर ऑफ द फोर डिसीजन फॉर अ जर्नल। बट दोनों का रिव्यू प्रोसेस जो है वो एक ही तरीके का है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई कमी बेशी नहीं है। सो जब वो आपके पास रिविजन्स आ जाती हैं तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे हम। देन विल मूव ऑन टू द एथिकल इश्यूज। फिर सबसे पहली बात ये है कि वंस यू सबमिट, then there is a concept कि जी just send your research paper to many places. Students generally follow this type of thinking, which is not right, because standards जो है ethical standards, they do not allow this, they do not say कि आप अपने एक काम को एक से ज्यादा जगहों पे सबमिट करें। इसलिए सिर्फ एक जगह, एक वक्त में एक जगह सबमिट करना चाहिए, चाहे वो थीसिस है, चाहे वो रिसर्च पेपर, ठीक है, बिकॉज इट इज चेक्ड। वंस इट इज चेक्ड, तो फिर चैनल ये बनता है कि आपकी एक ब्लैक लिस्टिंग इनिशिएट होती है उन पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से या जर्नल्स के एसोसिएट एडिटर्स की तरफ से, जो कि आपके मुल्क की जो एजुकेशन एजेंसी होती है वहां तक चली जाती है। दे इन्फॉर्म द एचईसी इन आवर केस फॉर एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर गाय फ्रॉम दिस एफिलिएशन हैज सबमिटेड एट मल्टीपल प्लेसेस। और इस पे एथिक्स बड़ी क्लियर है। Once SEC will come to know, they will inform your university, and ultimately your university will take a disciplinary action, which may include expulsion of the student or blacklisting of that faculty member in that case. तो आपने शायद कुछ इससे पहले सुना भी होगा कि कॉमसेट्स में एक उनके डीन थे जो कि ब्लैकलिस्ट हुए थे, और तरह का कसूर स्टूडेंट ने उसके नाम को इंक्लूड करके कंटेंट कॉपी कर लिया, but because he was part of it, so he had to face the music. So one has to be very cautious in this regard. Once you submit to a conference or a journal, it's always good कि जो ठीक तरीके से पेपर का PDF नहीं बनाया, it will be rejected. So remember this thing in your mind. Always सारे आपने फॉलो करने हैं, because it indicates कि आपने अपने काम को ठीक तरीके से किया नहीं है। तो एडिटर नहीं होता कि वो आपकी इन गलतियों के ऊपर भी अपनी एफर्ट्स जाया करें। They will simply say कि ओके जी 10 पेपर्स आए हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे, इसको थ्रो इट आउट, जस्ट कंसीडर 6। सो उनके लिए डिसीजन आसान है। एंड अगेन इट्स अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर दोस पीपल कि इफ समबडी इज वेटिंग फॉर योर, आप अपने बॉस को एक काम दे दें उठा के, अफेंसेस लिख के दे दें, तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में, ठीक है, तो वो यही कहेगा यार कि दिस इज माय डिसरिस्पेक्ट, he will or she will think like this. So whenever you give something to anybody in your life, this is a rule to every uh, thing, कि जब भी कोई काम करे उसको ठीक तरीके से तैयार करके दे। इवन अगर आपने अपने घर में जूते भी किसी को देने हैं तो वो चीजें तैयार होकर होनी चाहिए, अदरवाइज इफ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड द अदर पर्सन विल टेक इट otherwise, he or she will think yeah, this is my disrespect, he, for every in every point in our life. फॉर्मेट जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि इट विल बी गाइड फॉर ऑथर्स टू बी फॉलोड, उसको देखना जरूरी है। लेट मी गो ऑन टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम कंसिडर कर चुके हैं। हम टाइटल के बारे में बात कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। ओके, देयर इज अ
thing which is called graphics. हम उस पे आते हैं. Whenever you write a research paper, you always give some of the graphs. बड़े खूबसूरत से pretty graphs होते हैं. आप चाहते हैं कि नजर आए. आपको भी research papers में नजर आते हैं. You like those. उनकी बेस पे बहुत सारी चीजें clear होती हैं. So figures and tables, they are the most effective way to present your results, and they must be part of it. अब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर आपने कोई ग्राफिक्स या कोई टेबल देना है तो उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए. इफेक्टिवनेस के लिए there has to be some rules which has to be followed. जो आपके कैप्शंस होने चाहिए, लाइक जो भी एक डॉक्यूमेंट होती है ना, वो अपने अपने अंदर ये याद रखें कि वो अपने अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए. ठीक है, मैं फौज की एग्जांपल लेता हूँ या इवन सरकारी इदारों की एग्जांपल लेता हूँ. वहां पे आप जब कोई खत लिखते हैं ना किसी को, तो बाज़ औक़ात हमारी आदत होती है कि हम रेफरेंसेस से रेफरेंसेस डाल देते हैं कि जी ये रेफरेंस ए है, ये रेफरेंस बी है, रेफरेंस सी है, और लेटर के अंदर आप उन रेफरेंसेस को रेफर कर रहे होते हो. जी फलां रेफरेंस रेफर किया, वहां से सेकंड थर्ड. आप जो बंदा उसको पढ़ रहा होता है वो उससे कंफ्यूज हो जाता है. मोस्टली वो लेटर देन इट गोज अननोटिस्ड, या वो कंटेंट इट गोज अननोटिस्ड. दिस इज जस्ट फॉर एवरी डेली लर्निंग. एक एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर हर चीज उसके अंदर होनी चाहिए, ना कि लिंक दर लिंक दर लिंक. दिस विल ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन. तो व्हेनेवर यू राइट, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव. जब आप एक चीज देखें ना, तो आपको वहां से हर चीज मिल जानी चाहिए, ना कि मैं जाके अब देखूं कि जी इसका खानदान क्या है, इसकी कास्ट क्या है, इसकी. समझे मेरी बात? तो लाइक एक फिगर आपने दी है ना, दिस इज अ टेबल. दिस टेबल शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन इटसेल्फ. शुड नॉट गो एंड सर्च कि यार इस टेबल का बैकग्राउंड के लिए मुझे फलां टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, फलां पेपर पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो a good writer is always presenting the things which are in itself complete. ये ध्यान में रखें. अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका काम लिखना आसान होगा. कभी भी चीजों को हाइपर लिंक्स पे ना रखें. ओके जी, इसको क्लिक करोगे तो अगली चीज खुलेगी, फिर आगे से फिर एक क्लिक होगा तो आगे खुलेगा, फिर एक क्लिक. जो चीज है एक जगह पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है, दिस इज ऑलवेज अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग. राइट. तो पहली बात ये है कि व्हेनेवर यू गिव that document, that particular figure, that particular table, it should be, that particular paragraph should be comprehensive. This is a good way. Although हो सकता है आपको ऐसे चीजें आपको नजर ना आए, लेकिन you will always feel कि यार तभी आपको तकलीफ होती है यार कि अब मुझे एक चीज समझने के लिए यहाँ भी जाना पड़ेगा, उधर जाऊंगा तो वो कहेगा इधर चले जाओ, उधर जाएंगे तो इधर चले जाओ. चार चीजें देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या इसमें था क्या. तो this is not the good way of writing. A good writer will always be giving the full detail within whatever he or she is writing. So follow that principle in your life. Figures के केस में क्या है, कैप्शंस है ना, टेबल्स के कैप्शंस हैं, फिगर्स के कैप्शंस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए कि इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं. अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो उसके फुटनोट में आपने एक्सप्लेन कर देना उसको. ठीक है. सो टेबल्स के फिगर्स कैप्शंस या फिगर्स के और टेबल्स के कैप्शंस जो है, they should be understandable without reading the entire manuscript. They should just convey the information. डाटा की रिप्रेजेंटेशन इजी होनी चाहिए, इंटरप्रेटेबल होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. और कलर्स शुड, whenever you give results, colors should be avoided. Try to follow some legends, because whenever you use colors, usually लोग स्क्रीन पे नहीं पढ़ते, they take the prints. When they take the prints, they take it in the black and white. So black and white में अगर आपने कलर में कोई चीज इंडिकेट की हुई है तो he or she will be confused. So always follow that. तो जनरल चीजें. अब ये एक टेबल है. टेबल का टाइटल हमेशा, टेबल को हम टेबल के जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको उसका टाइटल कहते हैं. टेबल टाइटल इज ऑलवेज एट द टॉप, इट्स नॉट एट द बॉटम. दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड. वेयर फिगर्स इज, फिगर का जो टाइटल है उसको कैप्शन कहते हैं. फिगर कैप्शन इज ऑलवेज एट द बॉटम. रिमेंबर दैट दे आर द टू डिफरेंट थिंग्स. टेबल टाइटल इज एट द टॉप, फिगर कैप्शन इज एट द बॉटम, एंड इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है. अच्छा, अब ये एक टेबल है. Table can be described by just these two lines. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. बाज़ औक़ात ना हम जबरदस्ती चीजें डालने की कोशिश करते हैं. रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी लाइक टू मेक अ टेबल, वी लाइक टू मेक अ वेरी क्लियर कि क्या इसकी जरूरत भी है कि नहीं, क्योंकि
ऑफ पनिशमेंट टू द रीडर कि यार एक चीज है जब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये चीज इसको डिस्क्राइब कर रही है, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है, तो देन यू शुड अवॉइड मेकिंग टेबल्स। ठीक है, तो बी वेरी क्लियर कि मैंने बनाना है कि नहीं बनाना। So this information, this entire information is conveyed by these couple of lines in red. So there's no requirement of making this table. So be very clear on that. Okay, then graphics के अंदर जो है वो आपके पास sometimes ऐसा भी होता है कि टेबल भी बन सकता है, फिगर भी बन सकती है। एक ही डाटा है ना, डाटा को प्रेजेंट करना है आपने, तो डाटा का आप टेबल भी बना सकते हैं। So figure and table, if they show the same information, in that case always consider table, because table is more effective way of communicating. So then go for a table. अगर competition है दो चीजों के दरमियान, graph is difficult to interpret. अगर आपने graphics दे ही दी है, now this is a data between say और different series हैं जो कि यहाँ पे comparison draw हुआ है, performance evaluation sort of graph है इसका, ठीक है? तो this is a poor way of representing your data, because why? इसमें कोई legend ठीक तरीके से डिफाइंड नहीं है कि क्या चीज है ये, मतलब इसके ट्राइंगल का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब क्या है, से एक्सप्लेनेशन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए थी, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इसमें बहुत सारा डाटा है और कोई ट्रेंड लाइन नजर नहीं आ रही, तो इससे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, मुश्किल है। इट्स अ पुअर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दिस कुड बी अ बेटर वे ऑफ। यहाँ पे मे बी अब जो चीजें कुछ बेहतर नजर आ रही हैं वो क्या है कि लेजेंड इज लिटिल बिट बेटर डिफाइंड, और डाटा स्टिल टू मच है, और ट्रेंड a better way could be if you do and two graphs or three graphs and then make your legends are better over here, data जो है वो अच्छा organized हुआ है, clear है, और trend lines भी मौजूद है। So always consider these factors once you make graphs. तो हमने यहाँ कुछ चीजें जो पढ़ी वो क्या, टेबल और ग्राफ में कंपटीशन आए तो टेबल देख लें कि टेबल और ग्राफ की जरूरत भी है कि नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ को इस तरीके से बनाएं कि जिसमें हर चीज क्लियर हो, कुछ चीज इसमें अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डाटा देखे ना, इसमें मुझे डाटा प्लॉट देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है, इधर वैल्यूज क्या आ रही है, उधर वैल्यूज क्या आ रही हैं। टेबल में यही चीज जो है वो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नजर आती है कि दिस इज माय प्रपोज मेथड, दीज आर द वैल्यूज फॉर दैट मेथड, बेंचमार्क्स है, टक 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 यहाँ निकालनी पड़ेगी। तो आपको एक मेंटल एक्सरसाइज इधर इन्वॉल्व है, समझ रही है? तो बेस्ड ऑन सम प्री, आप कहें कि बहुत सारी चीजें देखने के बाद, डाटा देखने के बाद, दिस इज द कंक्लूजन बाय ऑल गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट इट्स गुड टू प्रेजेंट टेबल्स इंस्टेड ऑफ ग्राफ्स। ऑल्दो ग्राफ्स, क्योंकि आप खातून हैं तो आपको कलर शलर उसमें, क्योंकि वो एक नेचर होती है ना, वो लड़कियों की डिफरेंट होती है, तो उसमें आपको जरा थोड़ा सा ना वो आंखों को अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन शायद दिमाग को अट्रैक्टिव नहीं लगता वो, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में। अच्छा, सेकेंडली मैथमेटिक्स जब भी आप डिस्क्राइब करें, एक और जो चीज आपने फोकस रखना है रिसर्च पेपर्स में, मैथमेटिक्स शुड नेवर बी इन दी टेक्स्ट फॉर्म। यानी कि वर्ड के ऊपर, या आप लेटेक्स में टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग वही जो टाइपिंग की है वही टाइपिंग में आपने x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, उसका सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज करके आपने इक्वेशन लिख दी। नो, देयर इज ऑलवेज एन इक्वेशन एडिटर एम्बेडेड इन योर software, may it be a word, may it be latex based, linux based, always use those equation editors for every type of writing equations, okay? And follow this principle not only in the word file or pdf file but also in your presentations। तो presentations भी आप बनाते हैं उसमें भी आपने टाइप नहीं करना, because it वो सारी इंप्रेशन को जीरो कर देती है चीज, प्रोफेशनल लुक खत्म हो जाती है। ऑल्दो शायद वो उस टाइम पे आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये कि जो देखने वाला ना उसके लिए वो इतना आई कैचिंग नहीं है। सो रिमेंबर दिस, ऑलवेज यूज इक्वेशन एडिटर व्हेनेवर देयर इज अ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है? ओके, first we have discussed certain things, let me go on to something which is more related।
लिखते वक्त मैंने आपको एक प्रिंसिपल का नाम बताया था, 3C प्रिंसिपल, इफ यू रिमेंबर रादर। मैंने कहा था कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर 3 चीजें हैं। जब भी लिखें क्लैरिटी के साथ लिखें, जब भी लिखें कंसाइसनेस के साथ लिखें, और जब भी लिखें करेक्टनेस के साथ लिखें। 3 चीजें फॉलो करें। whenever you write should be clear, should be concise, it should be correct, right? और ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम इमरान है, 2 लाइनों के बाद मेरा नाम इमरान है, 3 लाइनों के बाद मेरा नाम इमरान है, ये रेपिटिशन। एक दफा जो चीज बता दी, चेक रखना है उसके ऊपर कि शुड नॉट बी रिपीटिंग। नंबर 1, एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन से क्या मुराद है महविश? आप तारीफें करना शुरू कर दें अपनी, अपने इंस्टीट्यूट की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, या अपने काम की, कि जी बात ये तो बहुत ही बेहतरीन काम है, ऐसा अच्छा काम हो नहीं सकता, और बस मुझे ही आज नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। इस तरह की बातें आप करें। और हम ये ना जानते हुए करते हैं एग्जेजरेट, क्योंकि थोड़ा सा आदत होती है इस तरह की बातें सुनने की। तो हम आप बस, आप कैसे करते हैं? आप ये नहीं लिखेंगे जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप ये लिखेंगे जी दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट एफर्ट। यानी यू स्टार्ट यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन योर सेंटेंस मेकिंग। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये दे आर किलर्स, दे आर द किलर्स ऑफ योर कंटेंट। वेरी गुड, extremely good, excellent. Keep a check on these adjectives. Avoid use of adjectives, right? If you'll keep a check on that, exaggeration automatically will be avoided. तो exaggeration को avoid करना है by keeping check on the adjectives. Ambiguity, आप बात सीधी कर ही नहीं रहे, आप कभी कुछ, कभी राइट पे आते हैं, कभी लेफ्ट पे आते हैं, कभी राइट पे आते हैं, कभी लेफ्ट पे आते हैं, और ट्राइंग टू अवॉइड द एक्चुअल कंटेंट। सो यू नो इट योरसेल्फ कि मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, या मैं चीजें, मैं जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट क्लियर। हाँ, मतलब वही क्लैरिटी नहीं है, तो इट मींस यू आर ट्राइंग टू बी एम्बिगुअस, ताकि अगला बंदा कंफ्यूज रहे कि आप बात क्या करना चाहते हैं। तो बी स्ट्रेट, एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। एंड देन रिडंडेंसी। व्हाट डू वी मीन बाय रिडंडेंसी? वो तो रिपीटिशन हो गई ना, unnecessary information, ठीक है? It's not repetition, it is something new, but it is not required in your content, ठीक है? So avoid redundancy. तो ये 4 चीजें, they are the enemies of your writing, and the friends are your these 3 things. You have to be clear, concise, and correct. So if you follow these simple rules, your writing will improve. Keep these things in mind while writing. So I hope that things will. And of course, एक बड़ा जो सबसे बड़ा दुश्मन इसके अलावा है, वो है कट पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डू नॉट यूज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है? बिकॉज दैट विल बी अपीयरिंग इन योर प्लेजरिज्म चेक। और अब तो आपका जो चैट जीपीटी का कंटेंट है वो भी शो हो जाता है अब प्लेजरिज्म में, वो अब आ जाता है। इफ यू आर यूजिंग समथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, डू यूज चैट जीपीटी। आया नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज वहां से आ रही है। कनेक्ट हो गया, बल्कि कुछ कनेक्ट डिस्कनेक्ट चल रहा है। अच्छा, सो मैंने जैसा कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी को यूज करें, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। उससे चीजें सीखने की कोशिश करें। देखिए, आप सारे चला पढ़ने आए हैं और आप सारे खर्चा भी कर रहे हैं, तो एम ये होना चाहिए कि इससे आप सीखें चीजों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्लियर कर लेना, ग्रेड्स ले लेना, ये कभी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और माशाल्लाह जिस स्टेजेस पे आप सब हैं, आपको ये अंदाजा होगा कि जो जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो इस चीज पे नहीं चाहता कि आपके ग्रेड्स 4.0 है। वो ये चाहता है कि आपको कितना आता है, आप कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या आपकी नॉलेज है, क्या आपका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है। they believe on that. So that will only be developed if you'll try to develop yourself. If you'll keep limited, इसको आप कहते हैं इंट्रोवर्ट रहेंगे, चीजें सिर्फ सोचेंगे कि कहीं से मिल जाएंगी, तो एक्चुअल मौके के ऊपर आप वो चीज नहीं बता पाएंगे। जब नहीं बता पाएंगे तो then it will indicate your weakness. Somebody else will get the edge. So be positive, use these tools. चैट जीपीटी जो, आप इस तरह की चीजें, जैसे आज से कुछ ऐसे पहले कैलकुलेटर जो था, उसे लोग कहते थे यार कि ये मैथमेटिक्स को जीरो कर देगा, कि आप 2+2 के लिए भी आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, लेकिन जिंदगी का हिस्सा बन गया।
आप कैलकुलेटर यूज करते हैं और अलाउ कर दिया गया उसके बाद। तो वो एक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर है, ये एक टेक्सचुअल कैलकुलेटर। चैट जीपीटी इज अ टेक्सचुअल कैलकुलेटर, इट्स अ टीचर, it is there to guide you for anything, and mostly 99% is correct, but maybe 1% time it is wrong as well. So we have to be cautious, try to learn from it, try to polish your skills, get immediate information, counter check it, confirm it कि ये ठीक है, तो इसमें और भी गलती, एक secondary source जरूर रखें, and then use it, but with this aim कि आप इससे कुछ चीज सीख रहे हैं और अपने आप को improve कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने मुझसे कोई बात पूछी, मैंने आपको कुछ चीज बताई, आपने उस चीज से कुछ सीख लिया। चैट जीपीटी भी एक हजारों टीचर्स को जमा करके बनाया गया है। that thing has been trained by many teachers to answer any query of the student, so get help from this, it's good कि एक जगह पे आपको चीज मिल रही है, it's not bad, but do not make negative use of it, right? Do not start doing जो कि I hope you understand कि ऐसे बहुत सारे काम आप उसे कर सकते हैं जो कि लीगल नहीं है या एथिकल नहीं है, तो वो अवॉइड करने हैं हमें। अच्छा, इसके अलावा मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा आपको बताया कि जो लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज हैं ये दुनिया भर में यूज़ होती हैं। आपकी और मेरी अंग्रेजी जो है वो किसी भी चाइनीज से, कोरियन से, फ्रेंच से, डच से, स्वीडिश से बहुत बेहतर है, राइट? दे डू नॉट नो मच ऑफ द इंग्लिश। इवन यूरोप के अंदर भी सिवाय यूके के कहीं अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, दे टॉक ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। So how they improve? They use these services where professionals are sitting and they improve. Their departments are working on their English. वो सिर्फ technical content बनाते हैं, उनके department of English इस पे काम करते हैं। तो this is for your information, it is allowed. You can use language polishing services to improve the English. They do not write English for you. They just use your written stuff and improve it. जैसे से आपको, आप सारे उर्दू में अगर अच्छे हैं तो मैं आपको अगर गलत उर्दू लिख के दे दूंगा तो आप उसकी ठीक उर्दू करके दे देंगे मुझे, बिकॉज दिस इज योर मदर लैंग्वेज। या कोई और जुबान आपकी है, पंजाबी है, पश्तो है, तो उसको आप ठीक कर देंगे। अगर मैंने उसमें आधे लफ्ज अंग्रेजी के लिखे हुए हैं, आधे लफ्ज संस्कृत के लिखे हुए हैं, तो आप उसकी सारी उर्दू कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये सर्विस है। लैंग्वेज बेस्ड सर्विसेज भी हैं, लेकिन एक ना कहें कि कॉमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गई है अंग्रेजी। इसको आप यूनिवर्सल लैंग्वेज, हाँ है, नहीं है, बिल्कुल होती है। जर्मन में जर्मनी बेस्ड है, चाइनीज भी है, इवन उर्दू में आपके जर्नल्स हैं, आपने उर्दू के जर्नल्स भी आपके फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ उर्दू उर्दू के जर्नल पब्लिश करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब आप रीजनल लैंग्वेजेस में कोई चीज पब्लिश करते हैं ना, तो उसको रीजनल के अलावा कोई लोग पढ़ते नहीं। जबकि एक बंदे का मकसद ये होता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसको दुनिया भर में तरवीज हो, सारी दुनिया उसको देखे, पढ़े, उस पर कमेंट्स करे और उसको अपने अंदर एम्बेड करे। वो चीज आहिस्ता 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 अंग्रेजी ने ले ली। नहीं थी कुछ उससे पहले तक, आज से 50-60 साल पहले इतनी नहीं थी, बट आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब आपकी एग्जाम्पल ये लेने के इंटरनेट सारा अंग्रेजी में है और जुबानें भी है, लेकिन मोस्टली अंग्रेजी में। यू राइट, यू राइट, है। लेकिन देखें ना, फिर चाइनीज, अगर आप किसी, मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि रीजनल जुबान में जब आप चले जाएंगे ना, तो फिर सिवाय उन लोगों के कोई और नहीं देखेगा। अगर आप चाइना चले जाएं और चाइनीज जुबान में ही सारी चीजें हो रही हो, लाइक उनके सिस्टम में कुछ ऐसा गुजारे अगर, लाइक उनकी फेसबुक पे आप जाएं, वो उन्होंने हर गेटवे क्लोज किया हुआ है, चाइनीज जुबान के अंदर काम हो रहा है, तो उस चक्कर में फिर आपको ना उनका कुछ पता चलेगा ना उनको आपका पता चलेगा। दे आर नाउ बाउंड टू देयर ओन वर्ल्ड। तो बेहतर ये होता है कि ऐसी जुबान में या तो चाइनीज इस काबिल हो जाए कि सारी दुनिया में फैले। है ऐसे ही, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। वो असल में फिर ऐसे करते हैं ना, ऐसी जगहों पे बहुत सारे ट्रांसलेशन सर्विसेज होती हैं, वो अंग्रेजी जुबान के लिटरेचर को कन्वर्ट करती हैं चाइनीज में या जर्मन में, फिर वो उसमें पढ़ते हैं। देखिए, हैं दोनों चीजें चल रही हैं पैरेलल में, मतलब लोग वो भी करते हैं, उसमें भी बड़ी बात है। एक इलाके में बहुत सारे लोग हैं, इस क्लास में बहुत सारे होंगे जो कि अंग्रेजी से मुत्तफिक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी आपको नजर आएंगे आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, वो कहेंगे जी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, वो कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं पढ़े हैं जी, उर्दू मीडियम में पढ़े हैं। तो ये तो एग्जिस्ट करती है फिलोसफी हर जगह पे ना।
अब ये कि दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और दोनों के हल भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं कि किस तरीके से आप, अगर अंग्रेजी नहीं आप समझते कि ठीक नहीं है तो आप तर्जुमे करवाएं, कर लें, फिर वो काम कर लें, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में जाने का जो सिर्फ एक फायदा है दुनिया में, क्योंकि देखिए एक प्रिवेलिंग लैंग्वेज है दुनिया में, इट इज वन ऑफ द टॉप 6 लैंग्वेजेस, अगर आप देखेंगे उसमें अंग्रेजी एक जुबान है। अंग्रेजी है, चाइनीज है, अरबिक है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3 तो मुझे मालूम है। उर्दू उर्दू उसमें नहीं है, उर्दू उसमें नहीं है, उर्दू उर्दू हिंदी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे या नुकसान होगा। तो या तो यू एक्सेप्ट दैट थिंग, कवर इट विद समथिंग एल्स, या फिर यानी यू फ्लो। और देखिए लैंग्वेज सीखने में कोई बुराई नहीं है, इट इज ऑलवेज गुड टू नो मेनी लैंग्वेजेस, इट्स ऑलवेज गुड। आप चाइनीज सीखें, अच्छी बात है, हर जुबान सीखनी चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम जुबानें कोशिश करें आप सीखें, अगर सीख सकते हैं तो अच्छी बात। 10-15 साल बाद चाइनीज मे बी आप उर्दू पे क्यों नहीं आते, उर्दू क्यों ना हो, एफर्ट करें, जान लगाएं। तो बहरहाल ये कि पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था कि लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज हैं जो कि अलाउड है और उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो हार्म इन दैट। और ये एल्सेवियर की कुछ रिकमेंडेड कंपनीज हैं जो कि आपको लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज देती हैं और दे आर गुड, इनको आप यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ओके, तो आई होप दिस इज as far as some of the information is concerned. Okay, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम बहुत गलती करते हैं, एब्रीविएशंस जो है ना, दैट इज अ पॉइंट जो कि बड़ा एक जब तक आपके टेक्स्ट के अंदर मिनिमम 5 टाइम्स कोई चीज ऐसी रिपीट नहीं हो रही है, उसको एब्रीविएट करने की जरूरत नहीं होती। मिनिमम 5 टाइम्स। इफ यू थिंक एक चीज है जो कि 5 दफा आएगी मेरे और उसके बाद भी आएगी, देन एब्रीविएट कर ले उसको आप एक दफा। वंस एब्रीविएट कर ले, देन डू नॉट यूज द कंप्लीट वर्ड। ये भी नहीं है कि आप जो है ना एक दफा कर लिया ये एब्रीविएट, फिर दोबारा आगे पूरा वर्ड आ गया, फिर दोबारा एब्रीविएट हो गया, तो ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। वंस एब्रीविएटेड देन यूज द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में एक और गलती करते हैं जनरली कि जी फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, अगेन रॉन्ग, फर्स्ट कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये रेगुलर सेंटेंस या रेगुलर वर्ड है जो कि स्मॉल के साथ शुरू हुआ है, तो यू कैन एब्रीविएट द वे एज इट इज, नो नीड टू मेक द फर्स्ट कैपिटल, ठीक है। तो एब्रीविएशन के ये 2 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने आप। देन देयर इज अ कवर लेटर। कवर लेटर इज समथिंग जो कि आप लिखते हैं वंस यू ट्राई टू एक्सप्लेन योर पोजीशन टू समबडी, ठीक है। लाइक गवर्नमेंटल ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि एक्चुअल आपने एक एप्लीकेशन देनी है, वो एनेक्सर के तौर पे लगती है और ऊपर एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि जी ये फलां बंदे ने लिखी है, इस वजह से लिखी है और ये रीजंस हैं, उसको हम कवर लेटर कहते हैं। तो इट इज अ सिमिलर थिंग, वंस यू राइट एन ईमेल for submission of your thesis or submission of your research paper, you give some introduction about yourself, your document के ये मैंने यूं लिखी है, ये बैकग्राउंड है, ये मैंने पहले भी सबमिट किया हुआ था, वहां पे ये गलतियां हुई थी, फिर मैंने ठीक की हैं, ताकि जो उसको पढ़ने वाला बंदा है, इसको आप डायरेक्ट वो कर रहे हैं, वो उससे कुछ उसके बैकग्राउंड से उसको अंदाजा हो जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से ये चीज लिखी जाती है। So it's recorded or not recording? Let me share it again. So cover letter is something which you will write to introduce yourself, sometimes to give some additional information, right? We call it a cover letter. और मैं आपको भी एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। कवर लेटर मोस्टली जो है वो लिखा जाता है once you submit once first time to somebody, or you are submitting it to some other place after being rejected from one place. Okay, जो give some background के पहले ये किया था मैंने, अब ये इस वजह से दोबारा रीसबमिट हो रही है, क्योंकि हम रिसर्च डोमेन में बात कर रहे हैं, तो आइदर थीसिस होगा या वो रिसर्च पेपर होगा, कॉन्फ्रेंस का या जर्नल का, ताकि जो एडिटर्स हैं वो एक मुनासिब फैसला कर सकें, क्योंकि जी ये पहले भी
2 महीने पहले सबमिट हुआ था, 4 लोगों के रिव्यूज आए थे, उनमें से 3 ठीक थे, एक गलत था, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया था। तो अब ये मैं उन्हीं को भेजूं, ठीक है, क्योंकि वो आपके मेन कंटेंट में नहीं होगा, यहीं पे होगा, इसलिए यहाँ पे वो जरूरी है। So you can follow any pattern and you can give that covering letter. You can mention about your research areas, your track record, findings of your research, significance of your research. You can confirm the originality of submission and something else जो आप मुनासिब समझते हैं कि जी मुझे बताना चाहिए। रिविजन्स की बात करते हैं। रिविजन्स जो है वो की जाती हैं जब आपको रिव्यूअर के कमेंट्स आ जाते हैं, देन यू रिवाइज योर डॉक्यूमेंट, और जब आप रिवाइज कर लेते हैं देन यू सबमिट 2 डॉक्यूमेंट्स टू दी जर्नल और कॉन्फ्रेंस, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट होती है रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट या रिवाइज्ड थीसिस और रिसर्च पेपर, एंड सेकंड वाज रिस्पांस टू रिव्यूअर कमेंट्स। एक अलग डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिस्पांस टू रिव्यूअर कमेंट्स। ईच पॉइंट इज आंसर्ड, रिव्यूअर के कमेंट्स लिखते हैं, साथ उसके आप आंसर देते हैं कि जी ये जवाब है इसका, ये जवाब है इसका, इस जगह पे मेन पेपर में है, इस जगह पे मेन पेपर में, ठीक है। और इस तरीके से आप 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करते हैं, ताकि जब वो जाए रिव्यूअर के पास दोबारा जाएं तो वो दोनों में से किसी को खोल के देख सके जी मेरे पॉइंट्स का क्या जवाब दिया और कहाँ पे एड्रेस हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा। ओके, लेट मी शो यू अ सैंपल। देयर कुड बी 2 डिफरेंट पैटर्न्स, मैं आपको एक एक करके दोनों दिखा देता हूँ। लाइक ये डॉक्यूमेंट है रिस्पांस टू रिव्यूअर कमेंट्स, एक रिसर्च पेपर लिखा गया, उस पे सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद रिव्यूअर के कमेंट्स आ गए, ठीक है। तो राइट देखें, अब ये शुरू में सॉर्ट ऑफ एक कवर लेटर है। अगर इसको आप देखें, पेपर टाइटल दिया हुआ है, ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। For clarity, we have provided our response in blue color. Whenever we copy text from the manuscripts, it's given in red color. The content which we have done in the manuscript is shown here. Like देखें, पहला कमेंट है, उसका रिस्पॉन्स नीचे है जो कि हमने एज अ ऑथर दिया उसको इन डिफरेंट कलर, विजिबल है। कमेंट 2 है ब्लैक कलर में, रिव्यूअर। अब ये रिव्यू नंबर 1 के कमेंट्स चल रहे हैं। हर कमेंट का रिस्पॉन्स, पहला कमेंट रिस्पॉन्स, सेकंड कमेंट रिस्पॉन्स, और जो कंटेंट ऐड किया है इनटू द मैन्युस्क्रिप्ट वो रेड कलर में शो किया कि ये दिस हैज बीन एडेड फ्रॉम लाइन 87 इन द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट सेपरेट सबमिट होगा जो कि रिवाइज डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है कलीग्स। इसमें इंट्रो की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन सेक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन सेक्शन और लिटरेचर रिव्यू मिला के मैंने कहा था कि आप तकरीबन 20 एक रेफरेंस होने चाहिए, दोनों के मिला के। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट और प्लस माइनस हो सकते हैं, बट एक रिसर्च पेपर में जनरली 20 रेफरेंस पेपर्स होने चाहिए, कवरिंग एवरीथिंग, ऑल दी सेक्शंस, ठीक है। अभी ये बात हो रही है सिर्फ कमेंट्स आए हैं आपके ऊपर, और उसमें आपने पॉइंट बाय पॉइंट्स में आप आंसर दे रहे हैं। तो सेकंड कमेंट आपने शायद इसको देखा, इंट्रोडक्शन इज वीक, फ्यू रेफरेंसेस आर एडेड, सो अकॉर्डिंगली उसको अपडेट किया, मोर रेफरेंसेस हैज बीन एडेड, बट देयर इज नो फिक्स नंबर। फ्यू का मतलब है ओके 4-5 रेफरेंस और ऐड कर लीजिए, तो वो ऐड हो गए, अकॉर्डिंगली वो कंटेंट आ गया। फिर पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 और अकॉर्डिंगली जो कंटेंट है जहां पे है वो मेंशन हुआ हुआ, ठीक है। इफ यू रीड, thanks for highlighting the issue, literature review has been updated in the manuscript from line 178 as given below, ठीक है। ये सारा ये वो कंटेंट है जो कि पेपर में ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। यहाँ पे रिव्यूअर के कमेंट का जवाब दिया है, और जो चीज ऐड की है, जिस जगह पे ऐड की है वो भी डाल दिया कि ये चीज डाली है। रिमेंबर, ये एक डॉक्यूमेंट है, दूसरी डॉक्यूमेंट रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट अलग से सबमिट हो रहा है, वो भी है, वो उसको भी देख सकता है वो कि वहां डाला भी है कि नहीं डाला। तो ये कंप्लीट
फिर कमेंट 4 आ गया, कमेंट 5, 6, पॉइंट बाय पॉइंट जितने पॉइंट्स उसने दिए थे आपके मैन्युस्क्रिप्ट पे वो सब आपने ऐड किए और अकॉर्डिंगली 7 कमेंट्स, 8 कमेंट्स, एक नया टेबल डाला गया है वो भी इंडिकेट कर दिया, ठीक है। देन वी कम ऑन टू रिव्यूअर 2। रिव्यूअर 1 के सारे कमेंट्स एड्रेस हो गए, 10 कमेंट्स दिए थे उसने, एक कंपाइल फॉर्म में दिए थे, आपने उनको तोड़ के अलग अलग उनके जवाब दिया, जवाब जहां पे दिया था वो भी साथ फाइल और ये भी फाइल। रिव्यूअर 2 के कमेंट्स आ गए अकॉर्डिंगली, पॉइंट 1 पॉइंट वाइज रिप्लाई, जो रिप्लाई है वो ब्लू कलर में है और जो कंटेंट डाला गया वो रेड कलर के, ठीक है। फिगर ऐड हुई है, रिव्यूअर 3 के कमेंट्स आ गए, ठीक है, 1 2 3 और दैट्स ऑल। ये आपके पास ये फाइल है जो कि रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स है, ठीक है। एंड सेकंड डॉक्यूमेंट इज योर रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो कि इसके साथ सेपरेटली है, ठीक है। तो if I do not have it at right now with me, but इस तरह से एक कवर लेटर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। दिस इज द कवर लेटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी साइज को इंक्रीज करता हूँ। ये कवर लेटर इस तरह से है कि पहले इसका रिवाइज डॉक्यूमेंट की कुछ डिटेल्स हैं और उसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। बस को देखकर पढ़ लें, आप देखें इस पेपर के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ऑथर्स ने। Let's go on to the last few lines. सो जो ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेन पेपर का हिस्सा नहीं थी, पर बताने के लिए एडिटर को कि जी ये चीजें हैं इनको आपको कंसिडर करना चाहिए। सो दैट इज ऑल। और फिर नीचे अगर आप देखें तो ये डिटेल्ड पेपर है, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है। और नीचे और आ जाते हैं तो कुछ हाइलाइट्स हैं इस पेपर की कि इसमें क्या खास चीज़ है, और अल्टीमेटली रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट हुआ हुआ, ठीक है। सो इस तरीके से सबमिशंस की जाती हैं विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो कवर लेटर एंड रिवीजन, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर, कवर लेटर इज अनदर थिंग, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर इज समथिंग एल्स। और अकॉर्डिंगली रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट भी आप सबमिट करते हैं। लेट मी गो ऑन टू दी, एक और तरीके से भी यू कैन सबमिट द टी रिवीजंस। लेट मी सी इफ आई हैव दोस रिवीजंस विद मी। नहीं, Gmail.
इस वक्त यहाँ पे नहीं है, चले कोई बात नहीं। एक तरीका तो अभी मैंने आपको दिखाया ना कि यू पॉइंट बाय पॉइंट ऊपर नीचे आपने कमेंट्स दे दिए। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप साइड बाय साइड रिस्पॉन्ड करें। यू राइट डाउन योर कमेंट्स ऑन वन कॉलम एंड इन फ्रंट ऑफ इट यू राइट डाउन द रिस्पॉन्स। सो आप कॉलम्स में भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, दोनों तरीके ठीक है। यहाँ पे जो तरीका है ये, इस जगह पे भी रिस्पॉन्ड जो हुआ है वो दिस इज टॉप बॉटम या बॉटम डाउन अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच, व्हाटएवर यू कॉल इट, हायरार्किकल अप्रोच। ये तरीका है कि आपने कमेंट दिया, कमेंट के नीचे अपना रिप्लाई दे दिया, ठीक है, और ये हमने अभी डिटेल में देख लिया। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को रिवाइज करते हैं। शेयर अगेन। ओके, सो नाउ देयर मे बी a रिजेक्शन आफ्टर सारा मेहनत करने के बाद चीज रिजेक्ट भी तो हो सकती है ना। आप अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि ये दिस इज एप्लीकेबल टू योर थीसिस एज वेल। आपने थीसिस डॉक्यूमेंट अपना अपने सुपरवाइजर को भेजा या आपने ईसीपी कमेटी को भेजा, उन्होंने उस पर कुछ कमेंट्स लगा के वापस कर दिया आपको, प्रेजेंटेशन हुई आपकी सीपी में कहीं पे भी और उनका ये गलती है। वहां पे भी जब आप रीसबमिट करेंगे थीसिस को या सुपरवाइजर को, तब भी यू विल ऑलवेज सबमिट टू डॉक्यूमेंट्स, योर रिवाइज थीसिस एंड रिस्पॉन्स टू comments. Those comments may be from supervisor himself कि जी ये 10 चीजें ठीक करके दो, तो आप वही वन पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दें और अपना रिवाइज डॉक्यूमेंट साथ भेजें, ताकि उसको भी आसानी हो कि मेरा क्या किया आपने क्या है। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, ओके जी बस एक आया सुपरवाइजर ने कहा कि ये गलतियां थी बहुत सारी, ये 10 चीजें ठीक करो, आप नेक्स्ट मेल करेंगे, किया कुछ कराया कुछ नहीं, वही दोबारा थीसिस एक भेज देंगे उसे। अब वो खुद देखे जी कि क्या चीज ठीक किया आपने। आप यही कहेंगे जी वो खुद ही देखता रहे, भाई वो क्यों देखे, और फिर क्या होगा, चीज डिले होगी, बिकॉज ही विल नॉट ओपन दैट, बिकॉज ही नोज के जी मुझे ये खुद देखना पड़ेगा, या शी नोज के यार तो मुझे इसमें तो कुछ मुझे बताया ही नहीं कि दिस ऑलवेज अ टेक्निक एंड ट्रिक इन योर डेली लाइफ। व्हेनेवर यू डू समथिंग और एनीथिंग, ऑलवेज शेयर अ सेकंड डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग कि क्या चेंजेस किए हैं, कहाँ किए हैं आप, ठीक है। ये आपके ऑफिस वर्क में भी ये चीज एप्लीकेबल है। आपने कोई भी चीज रिवाइज की, ऑलवेज अटैच अनदर थिंग कि जी मैंने ये चीजें चेंज की और यहाँ पे की, ताकि वो उसको अर्लियर टाइम के अंदर उसको क्लोज कर दे अगले मंथ, क्योंकि रिव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी आपकी चीजों को ढूंढता रहे। ओके, दिस इज अनदर थिंग कि अगर आपका काम फिर भी रिजेक्ट हो गया है तो उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रिजेक्शन इज ऑलवेज या इट ऑलवेज ओपन समथिंग न्यू, अ न्यू एवेन्यू, अ मोर इम्प्रूवमेंट, मोर ऑप्टिमाइजेशन, बेटर वर्क, राइट। सो डू नॉट ट्राई टू टेक दीज थिंग्स पर्सनली, चाहे आपका थीसिस रिजेक्ट हो, ठीक है। वकार, क्या नाम है आपका, वकार, सॉरी नाम क्या तुम्हारा, वाजिद, सॉरी वाजिद। आप बदर वो आईटीडी में हो, काम तुमने नहीं कराया मेरा। सर वो आपके सर मुझसे बात होती थी जो है ना, हो गई थी, लेकिन उन्होंने इतनी वो मुश्किल कर दी चीजें कि मैं अब उसको फॉलो ही नहीं कर रहा सर। ये भी चीजें इधर हमारी जरूरत कर लेंगे, हाँ वही करेंगे, जो आप टेम्परेचर रहेंगे वो कहते हैं उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप लिख के भेजेंगे हम उसको कर लेंगे, मतलब ठीक है, जस्ट फॉर प्रोटोटाइप्स। फिर गवर्नमेंट जीएसआर के साथ उसमें सारी मिलिट्री स्पेक्स जी सर, उसकी बनी नहीं है अभी। जी सर, बनी नहीं है, उसको कंफ्यूजन है। खैर बहरहाल वो वी आर नॉट फॉलोइंग नाउ, हम सोच रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू गिव एनीथिंग टू आर्मी। नहीं वो असल में ना असल में हमारा कंक्लूजन ये है, मेरा खैर काफी अरसा हो गया मुझे काम करते हुए, फौज को वारंटी नहीं चाहिए, तो हम वी आर क्लोजिंग इट। इट्स बेटर यू बाय फ्रॉम आउटसाइड, दैट शुड बी द वे, क्योंकि वो चीजें जो खरीदते हैं ना वो आ जाती हैं, वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होते। जो चीज बन रही होती है उसमें इतने टेस्ट डाल दिए जाते हैं कि वो बंदा जो है ना सर धुनता रहता है कि यार मैं गलती कर दी ये चीज इसमें आके, इसलिए वी आर नो मोर इंटरेस्टेड, वी आर extracting ourselves from that place.
तो वो खैर है, वो हो जाएगा। खैर वी हैव डिसाइडेड समथिंग ऑन दैट। ये सर टेस्ट में ये मतलब हमारे व्हीकल में करते हैं इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं यार, वो एक टाइप वो बने हुए चलते हैं। एसएच 15 में टेस्ट हुआ है? नहीं, एक चीज बताओ मुझे, VT4 में टेस्ट हुए सारे? एसएच 15 में हुए टेस्ट सारे? कोई टेस्ट नहीं हुआ किसी का भी, बस इंडक्ट हुई चीज। अभी फर्स्ट बैच है वो चैनल डेट 2 दिन पहले है सर, वो भी सब उस पे वो चैनल मारी तो फिर क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा? ऑर्डर तो आपने 800-900 टैंकों का दे दिया है, तो ड्रामेबाजी है ना सर, बस लोगों को तंग करने के तरीके। खैर चलो छोड़ो इस बात को, मैं वैसे आपको सिर्फ आपके टेंशन के लिए आपको उन्होंने मुझे भी यही कहा था। नहीं, वो उसने भी इतने आराम से नहीं माना। नहीं, उसने इतने आराम से नहीं माना। उसने भी जब सीआई से मैंने बात की उसके बाद उसने बात मानी, तो वो भी नहीं मान रहा था। यानी इस हद तक है कि एक छोटी सी प्रोडक्ट के लिए एक चीफ इंस्ट्रक्टर को अप्रोच करके काम हुआ है, अदरवाइज काम नहीं हो रहा। तो जब ऐसे काम हो तो फिर फायदा ही कोई नहीं काम करने का। ये तो एक छोटी सी चीज थी, आगे भी 10 जगह और इस तरह की चीजें आनी है। चलो देखते हैं। खैर चले, खैर इधर फोकस करें। सो मैंने इस तरह मैं कह रहा हूँ कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना विद द बिग हार्ट, बिकॉज इट विल इंप्रूव न्यू एवेन्यूज फॉर दैट, एंड देन यू मे सबमिट इट समवेयर एल्स। ठीक है, तो अगेन उसमें फिर आपको कवर लेटर चाहिए होगा और डिटेल्स चाहिए होंगी जो आपने मेंशन करनी है, ताकि अगले वाले को थोड़ी आसानी हो गई किस स्टेजेस से गुजर के आया आपका काम। ठीक है, so this is as far as some of the general contents are concerned. Now we are going to discuss the ethical issues. आप नमाज की ब्रेक कर लें, ठीक है? So then we'll discuss, जिसके अंदर now we'll see all these things. ये सारी वो चीजें जो कि अनएथिकल बिहेवियर में शामिल हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। फोकस हम करेंगे प्लेजरिज्म के ऊपर, और इसका कुछ कंटेंट मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको चैट जीपीटी का कंटेंट भी दिखाऊंगा मैं, कि वो भी आपको आपका जो टर्निट है वो इंडिकेट करता है कि ये कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है, और एग्जैक्टली बताएगा कि जी आपने यहाँ से उठाया। तो नॉट थिंक कि जी अब चीज़ें उतना मतलब शायद चीटिंग करना आसान है। चीटिंग अभी भी वैसे ही है, जान चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो अगर आप अच्छे चीटर हैं तो ज़रूर करें, कोई मना नहीं करता। फिर यू डिजर्व टू गेट द क्लैरिटी और क्लियरेंस। बट जनरली जो चीटर्स होते हैं ना, वो कभी अच्छे चीटर्स नहीं होते, क्योंकि फिर चीटिंग की जरूरत ही नहीं है। जब चीटर्स अच्छे नहीं होते तो वो पकड़े जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर ठीक नहीं है। तो इसको डिस्कस करते हैं। हैव अ ब्रेक से अराउंड 20 मिनट्स, नमाज पढ़े, एंड मीट अगेन अराउंड 2 o'clock। ठीक है, थैंक यू।